Hello students, welcome to the online lecture series of Adi Career Point. And today student, I am going to discuss about the amendment of the constitution. Yes, this is the amendment of the Indian Constitution, Article 368. So student, it is not uncommon for the nation to rewrite their constitution in response to change circumstances or change of ideas. ठीक है, तो ये अनकॉमन नहीं है. दिस इज अ कॉमन थिंग दैट कि जब भी कभी भी अगर कोई चेंजेस होते हैं किसी भी कंट्री पे तो वो क्या करते हैं, रीराइट कर लेते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में. तो ऐसे कई कंट्रीज है जिसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में समय समय पर बदलाव किया. इवन ऐसा है कि कई कंट्रीज ऐसे भी है जो केवल एक कॉन्स्टिट्यूशन से सरवाइव नहीं कर पाए, उन लोगों ने कई सारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाए. तो ऐसे कंट्रीज में एग्जांपल्स है कुछ कंट्रीज का, जैसे कि यूएसएसआर, नेपाल, फ्रांस. ये सारे वो कंट्रीज है जिसने कई बार अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किया, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल दिया. जैसे कि यूएसएसआर के बारे में अगर हम बात करें तो यूएसएसआर ने अपना फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन कब बनाया था? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन 1918 में, आफ्टर द सोवियत रेवोल्यूशन. ओके, उसके बाद फिर नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन 1924, उसके बाद 1936 एंड देन 1977. अब उसके बाद जो लास्ट जो अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन चल रही है दैट इज अडॉप्टेड इन 1991 में. ओके, दैट इज आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर. अब यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन 1990s में होता है एंड यूएसएसआर की जगह ले लेती है रशिया. ठीक है, नाउ रशिया बिकम द सक्सेसर ऑफ यूएसएसआर और रशिया ने न्यू कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया 1991 में विद न्यू फीचर्स के साथ में. ओके, ठीक इस तरह से नेपाल ने भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन कई बार बदला और उसके बाद लास्ट जो है 2015 में नेपाल अडॉप्टेड इट्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन एंड दैट इज अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन. इसके अलावा नेक्स्ट एग्जांपल है फ्रांस. फ्रांस ने भी कई बार अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किया. सबसे पहले जो कि पोस्ट रेवोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है दैट इज 1793 में, विच इज द फर्स्ट फ्रेंच रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन. उसके बाद 1793 के बाद 1848 में विच इज नोन एज द सेकेंड फ्रेंच रिपब्लिक. उसके बाद it is in 1946 and then 1958 and this is the fifth French Republic. Okay, ये आपका है fifth French Republic and this constitution is continue. तो ये constitution continue कर रहा है फ्रांस में. Now come to about, अब बात करते हैं इंडिया की. Amendment of Indian Constitution. तो क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात जब हम करते हैं तो व्हेन वी अडॉप्टेड आवर कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे इंपॉर्टेंट है ये भी हमें याद रखना. ओके, वी अडॉप्टेड आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949. ओके, और इसे इंप्लीमेंट कब किया हमने? इसे इंप्लीमेंट किया ऑन 26 जनवरी 1950 में. और आज हम देखते हैं लगभग हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अडॉप्शन के अराउंड 69 इयर्स कंप्लीट कर लिए हैं. ठीक है, तो अब 69 इयर्स कंप्लीट करने के बाद नाउ द क्वेश्चन अराइज, क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही अच्छा है? इट इज दैट, क्या ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही अच्छा है कि हमें और कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है? इज इट दैट our constitution, क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इज सो गुड, बहुत ही अच्छा है? इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज सो गुड दैट इट नीड्स नो चेंजेस, कि इसे कोई चेंज की जरूरत नहीं है? या इसके अलावा क्वेश्चन अब ये भी आता है, क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर वेरी फार साइटेड, कि वो इतने दूरदृष्टा थे कि उन लोगों ने हमारे आने वाले समय में क्या क्या बदलाव होगा उसे उन्होंने पहले ही पहचान रखा था और इसलिए उन्होंने एक इतना जबरदस्त कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कि आज 69 इयर्स में भी हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करने की जरूरत नहीं पड़ी है. यानी दोबारा से एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन हमने नहीं अडॉप्ट किया है. आजादी के बाद हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उस कॉन्स्टिट्यूशन को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं. तो कौन से ऐसे फीचर्स है या पॉइंट है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बेस्ट बनाते हैं, या फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसे कोई चेंज की जरूरत नहीं है?
So for this question, my answer is that no document can be such that it needs no change. कोई भी डॉक्यूमेंट एक ऐसा नहीं है जिसमें कोई चेंज की जरूरत नहीं है, ठीक है। समय के साथ साथ जब हमने इसे अडॉप्ट किया था और जिस समय इसे बनाया गया उस समय की परिस्थिति, एंड नाउ आज बहुत ही अलग समय आ चुका है, बहुत ही ज्यादा चेंजेस हो चुके हैं। बट व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जिसकी वजह से आज ये 69 इयर्स जो है हमने कंटिन्यू, इसके बाद भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए चल रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है, दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट्स द नेसेसिटी ऑफ मॉडिफिकेशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसे एक्सेप्ट करता है, नेसेसिटी यानी जरूरत, किसकी जरूरत, मॉडिफिकेशन की जो जरूरत है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसा बनाया कि आने वाले टाइम पे अगर हमारी जो सोसाइटी की जो चेंजिंग नीड्स है उसको फुलफिल करने के लिए हम इसमें चेंज कर सकते हैं, एंड दैट चेंज इज नोन एज अमेंडमेंट। उस चेंज को हम कहते हैं अमेंडमेंट। Okay, and secondly, in the actual working of the constitution there has been enough flexibility of interpretation. सबसे important बात यह है कि flexible होना चाहिए। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये एक तरह का फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन भी है, लेकिन हाँ एक बात इसके साथ जरूर कहूंगी कि दिस इज नॉट कंप्लीटली फ्लेक्सिबल। अगर कंप्लीटली फ्लेक्सिबल हो तो भाई जिस तरह की गवर्नमेंट होगी, जो पॉलिटिकल पार्टी सरकार बनाएगी, वो अपने नीड्स के लिए इसमें तुरंत पूरा चेंज कर देगी। तो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अमेंडमेंट जरूरी है। द नीड्स, टाइम की नीड है अमेंडमेंट, तो उसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है, और वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इसे इस तरह से बनाया है कि समय की नीड्स के हिसाब से हम इसमें चेंज कर दे। एंड बोथ पॉलिटिकल प्रैक्टिस एंड जुडिशियल रूलिंग हैव शोन मैच्योरिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन इंप्लीमेंटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स, गवर्नमेंट, जुडिशियल रूलिंग, इन सब ने अपनी मैच्योरिटी भी दिखाई है कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे इंप्लीमेंट करें। एंड दीज फैक्टर्स हैव मेड आवर कॉन्स्टिट्यूशन अ लिविंग डॉक्यूमेंट रादर देन अ क्लोज्ड एंड स्टैटिक रूल बुक। ये एक स्टैटिक रूल बुक नहीं है। आप सभी जानते हैं, वी ऑल नोज दैट कि पानी अगर एक जगह जमी रहे तो उसमें कीड़े लग जाते हैं और वो पानी कभी काम में नहीं आता है। इन द सेम वे एक बुक, एक रूल बुक जिसे हम कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रूल बुक, जनरल कॉन्सेप्ट में हम इसे कहते हैं। तो भाई अगर एक रूल बुक अगर उस जमाने में 1949-50 के टाइम पे जिस तरह की सोसाइटी थी, उस सोसाइटी के अकॉर्डिंग ही अगर वो चलती तो शायद हमें इसे बदल देना पड़ता। न जाने हम कितने बार इसे रीराइट कर चुके होते। लेकिन भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इज समथिंग डिफरेंट, एंड दैट्स व्हाई इट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड अ लिविंग डॉक्यूमेंट। व्हाई इट इज कॉल्ड लिविंग डॉक्यूमेंट? बिकॉज इट एक्सेप्ट द नेसेसिटी ऑफ मॉडिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग नीड्स ऑफ द सोसाइटी। जो आज की जनरेशन की जो नीड है, आज हमारे न्यू थ्रेट्स है, उसके अकॉर्डिंग ये बदलता है, इसमें बदलने के प्रोविजंस है। और इसके साथ साथ हमारे पॉलिटिकल प्रैक्टिस, जुडिशियल रूलिंग ने भी अपनी मैच्योरिटी दिखाई है इस फ्लेक्सिबिलिटी को लेकर कि कैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट करें, कितना इसे हम फ्लेक्सिबल रखें और कितना हमें जो कठोर पार्ट है, रिजिड पार्ट है, उसको लेकर काम करें। तो दिस इज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप कि ये फर्स्ट पार्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। नाउ द नेक्स्ट वन, चैलेंजेस फेस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। तो भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने क्या क्या चैलेंजेस फेस किया? मैंने आपको बताया था कि क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर इतने फार साइटेड है कि उन्होंने पहले ही देख लिया था कि इंडियन सोसाइटी पे क्या क्या चेंज होने वाली है। तो उन्होंने एक्चुअली ये जाना था कि भाई कभी भी कोई चीज कहीं स्टैटिक नहीं होता है, एंड सोसाइटी कल्चर कभी स्टैटिक नहीं होते। सो इन एनी सोसाइटी दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एट अ पर्टिकुलर टाइम वुड फेस वन कॉमन चैलेंज। तो उन लोगों ने भी एक कॉमन चैलेंज फेस किया था उस समय, एंड दैट इज द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वुड नेचुरली रिफ्लेक्ट एफर्ट्स टू टैकल द प्रॉब्लम्स। तो इसलिए उन्होंने देखा कि भाई जब हम इस समय प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं तो आने वाले टाइम में भी न्यू प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ सकते हैं जो सोसाइटी फेस करेगी। एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सोसाइटी इज फेसिंग सम डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम, एंड इन फ्यूचर वी में ऑल्सो फेस सम डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम। तो इन्होंने पहले से ही इस अमेंडमेंट के प्रॉब्लम्स को
सॉल्व कर रखा और उसे ऐड कर रखा कि कैसे हम अमेंड करेंगे। और इसके साथ साथ एट द सेम टाइम कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी अ डॉक्यूमेंट दैट प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द फ्यूचर एज वेल। तो इन दोनों चीजों को प्रोटेक्ट करना जरूरी है, एक तो सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स है उसको टैकल करना, और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि आपके देश में कैसा गवर्नमेंट होगा और उस गवर्नमेंट के अपने क्या क्या रोल प्ले होंगे, गुड गवर्नेंस कैसी होगी सोसाइटी पे। और अगर हम बात करते हैं जब एक डेमोक्रेटिक सिस्टम की, तो भाई इस डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, इसे प्रोटेक्ट करना जरूरी है और उसके लिए गवर्नमेंट को लिमिटेड गवर्नमेंट बनाना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इन बातों का बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखा। एंड देयरफॉर द कॉन्स्टिट्यूशन हैज टू बी एबल टू रेस्पॉन्ड टू द चैलेंजेस दैट मे अराइज इन द फ्यूचर। सो इन दिस सेंस हम ये कह सकते हैं दैट द कॉन्स्टिट्यूशन विल ऑलवेज हैव समथिंग दैट इज कंटेम्पररी। कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऐसा कुछ होना चाहिए जो कंटेम्पररी भी हो और बहुत ही ड्यूरेबल हो, टाइम के इंपॉर्टेंस और नीड्स को भी फुलफिल कर पाए। और इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने एक जबरदस्त कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। अब और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज ऑल्सो रिलेटेड विद कॉन्स्टिट्यूशन। सो कॉन्स्टिट्यूशन इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट सोसाइटीज क्रिएट फॉर देमसेल्व्स। ये कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है और जिसे सोसाइटी ने अपने लिए बनाया है। तो आइए इस स्टेटमेंट को स्टडी करते हैं कि क्या सच में कॉन्स्टिट्यूशन एक इंस्ट्रूमेंट है। तो ऑब्वियसली यस, ये तो बात सही है कि एक सोसाइटी जहां पर डाइवर्सिटी होती है, डाइवर्सिटी नॉट इन द सेंस ऑफ लैंग्वेज वन, कि अगर केवल एक भाषा बोलने वाले लोग हैं तो वहां पर आपको डाइवर्सिटी नहीं मिलेगी। डाइवर्सिटी हर जगह पे है, लोगों के ओपिनियन में तो चेंजेस होंगे ना, भले भाषा एक हो, रिलीजियन एक हो, लेकिन ओपिनियन कभी भी सेम नहीं हो सकते। तो इसीलिए अ कॉन्स्टिट्यूशन जो है इज नॉट अ फ्रोजन एंड अनअल्टरेबल डॉक्यूमेंट। तो भाई जब समय के साथ ओपिनियन बदलते हैं, नीड्स बदलते हैं, और इसलिए अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को एक फ्रोजन डॉक्यूमेंट बना दे, एक जमा हुआ डॉक्यूमेंट बना दे, तो क्या उसकी नीड हमारे लाइफ में है? देन हमारा आंसर होगा नो मैम, हमारी नीड्स उसके हिसाब से तो नहीं चलेगी। हमें आज जो चाहिए वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होना चाहिए। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को, स्पेशली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, एक फ्रोजन और अनअल्टरेबल डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि ये क्या है, व्हाट इज दिस इज एन अल्टरेबल डॉक्यूमेंट एंड इट इज नॉट अ फ्रोजन वन, एंड इट इज अ डॉक्यूमेंट विच इज मेड बाय ह्यूमन बीइंग। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है उसे किसने बनाया? ह्यूमन बीइंग ने बनाया। और कॉन्स्टिट्यूशन को हम क्या कहते हैं? रूल बुक। और इस रूल बुक में जितने भी रूल्स है, प्रोविजंस है, उसे हम सभी मानेंगे। लेकिन समय के साथ साथ इसमें रिविजन्स भी होने चाहिए, चेंजेस होने चाहिए, री एग्जामिनेशन होने चाहिए। एंड इट इज ट्रू दैट कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट द ड्रीम्स एंड एस्पिरेशन ऑफ द कंसर्न सोसाइटी. So it must also be kept in mind that the constitution is what? It is a framework. Framework for what? Framework for the democratic governance of the society. और in this sense अगर हम देखें तो constitution एक instrument है जिसे सोसाइटी ने खुद के लिए बनाया है, और साथ ही साथ जिस तरह के एक इंस्ट्रूमेंट में टाइम टू टाइम ट्यूनिंग की जरूरत होती है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की जरूरत होती है। कॉन्स्टिट्यूशन में उन न्यू आने वाले नीड्स एंड एस्पिरेशन को ऐड करने के लिए प्लेसेस होने चाहिए, न्यू रिक्वायरमेंट के लिए जो है उसमें ऑप्शंस होने चाहिए। और जब ऐसा होता है तो ऑब्वियसली वो कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्ग टाइम सस्टेन कर पाती है, और अगर ऐसा ना हो तो वो कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्ग टाइम सस्टेन नहीं कर पाएगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट सोसाइटीज क्रिएट फॉर देमसेल्व्स। नाउ talking about Indian Constitution again, that our Constitution is not a static document and it is not the final word about everything. It is not unalterable कि हमारा Constitution जो है वो एक static document नहीं है और ना ही एक final word है जो हमें कह दिया हमें उसी को मानकर चलना है, ठीक है। सो द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम्स जो कि फ्यूचर में होने वाले थे, एंड सॉट टू स्ट्राइक अ बैलेंस, और इसलिए उन्होंने इसमें बैलेंस तैयार किया। एंड दे प्लेस द कॉन्स्टिट्यूशन अबव ऑर्डिनरी लॉ, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ऑर्डिनरी लॉ से ऊपर रखा, एंड एक्सपेक्टेड दैट द फ्यूचर जनरेशन विल रेस्पेक्ट दिस डॉक्यूमेंट, और फ्यूचर जनरेशन उसी डॉक्यूमेंट को रेस्पेक्ट करेगी जो सबके लिए इक्वालिटी लेकर आएगी।
जिसमें सबके नीड्स एंड एस्पिरेशन को फुलफिल करने की कैपेसिटी हो, जो किसी में डिफरेंसेस ना क्रिएट करता हो। और तभी तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे आज भी हम रेस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि इनमें हम सभी के लिए प्रोविजंस है, इक्वालिटी है, अपॉर्चुनिटी है, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस है, सब कुछ है हमारे पास। सो एट द सेम टाइम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये भी देखा दैट दे रिकॉग्नाइज दैट इन द फ्यूचर दिस डॉक्यूमेंट में रिक्वायर मॉडिफिकेशन, फ्यूचर में इस डॉक्यूमेंट में मॉडिफिकेशन की तो जरूरत होगी। एंड इवन एट द टाइम of writing they were aware that on many matters there were differences of opinion। ये हम सभी जानते हैं कि जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन बना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में केवल एक पॉइंट पर किसी में कोई डिफरेंसेस नहीं थी, दैट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को लेकर। मगर बाकी सारे पॉइंट पर बहुत ही जबरदस्त डिबेट एंड डिस्कशन हुआ है, चाहे वो लैंग्वेज रिलेटेड प्रॉब्लम हो, चाहे वो नेशनल लैंग्वेज हो, ऑफिशियल लैंग्वेज हो, टाइटल हो, रिलीजियन हो, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के अपलिफ्टमेंट की बात हो, चाहे किसी भी फील्ड की बात हो, जबरदस्त डिस्कशन हुआ है। और इन सब के बाद में जो है पूरे पब्लिक ओरिएंटेड, पूरे लोगों को ध्यान में रखते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पॉइंट्स प्रोविजंस ऐड किए गए। सो व्हेनेवर सोसाइटी वुड वीड टुवर्ड्स, तो इन्हें में ये भी ध्यान रखा कि अगर कभी भी सोसाइटी पे डायनामिक चेंजेस होते हैं और अचानक कोई बदलाव होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन उसके लिए भी रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइड करे। सो दस इसलिए हम कहते हैं दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द अप्रोचेस मेंशन अबव, दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सैक्रेड डॉक्यूमेंट। ऑब्वियसली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हम सभी के लिए एक सैक्रेड डॉक्यूमेंट है, और इसलिए सैक्रेड है क्योंकि इसमें कोई डिफरेंसेस नहीं क्रिएट किए गए हम सभी लोगों के लिए, एंड दैट इट इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट मे रिक्वायर चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑल्सो। तो इसलिए हम कहते हैं कि दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ स्टैटिक डॉक्यूमेंट एंड इट इज नॉट द फाइनल वर्ड अबाउट एवरीथिंग एंड इट इज नॉट अनअल्टरेबल। ओके, नाउ तो इतना हमने डिस्कशन किया कि क्यों अमेंडमेंट जरूरी है, या फिर अमेंडमेंट क्यों होता है, और क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें बदलाव करने की जरूरत नहीं है, या फिर हमें फिर से क्या कोई कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की जरूरत है। तो अब तक तो हमने जितनी सोसाइटीज में चेंजेस देखे उसके अकॉर्डिंग हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एकदम फिट बैठता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कोई चेंज करने की, रीराइट करने की जरूरत नहीं है, जैसे कि यूएसएसआर ने किया था, जैसे कि नेपाल ने किया था, या फिर फ्रांस ने किया। तो इतना ज्यादा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आज तक जो है रीराइट करने की जरूरत नहीं पड़ी है। हाँ, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट तो चाहिए टाइम के नीड्स को फुलफिल करने के लिए, न्यू जनरेशन के न्यू रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए। तो भाई अब हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करेंगे कैसे? तो कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट को डील करती है पार्ट 20 आर्टिकल 368। ठीक है, पार्ट 20 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अमेंडमेंट एंड आर्टिकल 368 ऑफ पार्ट 20। ओके, और ये पार्ट 20 आर्टिकल 368 गिव्स पावर टू होम, गिव्स पावर टू द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, यानी पार्लियामेंट के पास ये पावर जाती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करे। तो अब अमेंडमेंट कैसे होगा कॉन्स्टिट्यूशन में? तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट 3 डिफरेंट वेज से होते हैं। 3 डिफरेंट वेज से अमेंडमेंट होता है। एक आपका हो गया सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, तो जब हम सिंपल मेजोरिटी के बारे में बात करते हैं तो इट इज मेंशन इन द पर्टिकुलर आर्टिकल। जिस आर्टिकल में चेंज करने, कुछ ऐसे आर्टिकल्स है जिसमें खुद बताया गया है कि बाय लॉ जो है ऑर्डिनरी लॉ के जैसे हम इसमें बदलाव कर सकते हैं। इसके अलावा 2 ऐसे पॉइंट है जो आर्टिकल 368 में मेंशन किया गया है। तो आर्टिकल 368 में क्या मेंशन किया गया है? अबाउट स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी कहां पर? इन बोथ द हाउसेस सेपरेटली, यानी कि लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों में सेपरेटली स्पेशल मेजोरिटी से आपको उस अमेंडमेंट को पास करना पड़ेगा, तब जाकर वो अमेंडमेंट होगी और वो लॉ में बदलेगा। ठीक है, और इसके साथ नेक्स्ट है स्पेशल मेजोरिटी प्लस कंसेंट ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट। ये भी आर्टिकल 368 में मेंशन किया गया है। यानी हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 3 डिफरेंट तरीके से अमेंड कर सकते हैं। एक आपका हो गया सिंपल मेजोरिटी, और ये सिंपल मेजोरिटी पर्टिकुलर कुछ जो आर्टिकल्स है उन्हीं में मेंशन किया गया है। लेकिन आर्टिकल 368 में 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ अमेंडमेंट बताया गया है, एंड दैट इज व्हाट? वन इज स्पेशल मेजोरिटी और दूसरा क्या है? सेकेंड वन इज
ratification by states. Okay, ratification by states, ये दो स्पेशल जो प्रोसीड्यूर है विच इज मेंशन इन आर्टिकल 368 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच डीलिंग विद द अमेंडमेंट। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं अबाउट द अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजोरिटी। तो सबसे पहले सिंपल मेजोरिटी से अमेंडमेंट कैसे होता है ये जाने। So there are many articles in the constitution which mention that these articles can be amended by a simple law of the parliament. No special procedure for the amendment is required in such cases, and there is no differences at all between an amendment and an ordinary law. यानी कि एक ordinary law और एक amendment जब हम इन कुछ articles में पढ़ते हैं तो एक amendment और एक ordinary law में कोई differences हमें नहीं दिखता, एकदम साधारण तरीके से हो जाता है। And these parts of the constitution are really very flexible. मैंने आपको बताया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंपॉर्टेंट फीचर है कि ना ही ये फुल्ली फ्लेक्सिबल है, नॉट फुल्ली फ्लेक्सिबल, ना पूरी तरह से फ्लेक्सिबल है, एंड नॉट फुल्ली रिजिड, और ना ही पूरी तरह से कठोर है कि भाई हम बदलाव नहीं करेंगे, जो हमने कह दिया वो आपको मानना पड़ेगा। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा भी नहीं है। तो ऐसे पार्ट जिसमें केवल एकदम फ्लेक्सिबिलिटी से अमेंडमेंट हो जाता है, चेंज हो जाती है, तो उन पार्ट को कहते हैं फ्लेक्सिबल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये फ्लेक्सिबल पार्ट कौन सा है कॉन्स्टिट्यूशन का? फॉर एग्जाम्पल एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, ठीक है, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, अल्टरेशन ऑफ एरियाज, हम स्टेट्स के एरियाज में अल्टरेशन कर दे या फिर उसके नाम में बदलाव कर दे, तो ये सब कुछ। इसके अलावा सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड सो ऑन, ठीक है, ये वो सारे पार्ट है। और स्पेशली सिंपल मेजोरिटी में अगर हम एग्जांपल देखें तो आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे सिंपल मेजोरिटी से हम पास कर सकते हैं, इसमें बदलाव कर सकते हैं, ठीक है। इन सभी के लिए हमें बहुत ज्यादा परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अब बात करते हैं अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी। नाउ व्हाट इज दिस स्पेशल मेजोरिटी? तो स्टूडेंट इसे बहुत ही ध्यान से समझने की जरूरत है कि ये स्पेशल मेजोरिटी है क्या, ठीक है। सिंपल मेजोरिटी में हमें कुछ नहीं, जितने लोग वोट किए उसमें अगर आपका पास हो जाता है तो आपको ऑटोमेटिकली उस चीज को ग्रांट करते हैं और ऑर्डिनरी लॉ के प्रोसीड्यूर में होता है। लेकिन जब बात करते हैं स्पेशल मेजोरिटी, देन व्हाट इज दिस? सो ऑर्डिनरली हम ये देखते हैं कि ऑल बिजनेस ऑफ द लेजिस्लेचर requires that a motion or resolution or a bill should get the support of simple majority of the members voting at that time. हम साधारण तरह से देखते हैं कि जितने सिंपल मेंबर्स हैं उतने ने वोट किया और उसमें जो मेजोरिटी में ज्यादा से ज्यादा चला गया तो उसे पास कर देंगे। सपोज दैट एट द टाइम ऑफ वोटिंग ऑन अ बिल 247 मेंबर्स वर प्रेजेंट इन द हाउस। मान लेते हैं सिंपल मेजोरिटी के थ्रू कि 247 मेंबर्स हाउस में प्रेजेंट है और सभी ने वोटिंग में पार्टिसिपेट किया, देन द बिल वुड बी पास इफ एटलीस्ट 124 मेंबर्स वोटेड इन फेवर ऑफ द बिल। तब बिल कैसे पास हो जाएगी? केवल 124 मेंबर्स अगर उसे सपोर्ट करें, ठीक है, केवल 124 मेंबर्स ने अगर उस बिल को सपोर्ट किया तो वो बिल पास हो जाती है, ठीक है। यानी कि हम क्या देखते हैं 50% से जरा सा ज्यादा अगर हो गया, 50% प्लस 1 अगर हो गया तो ऑटोमेटिकली जो है आपका ये बिल पास हो जाता है। बट whenever we are talking about special majority, the case is something different. ओके, जब हम स्पेशल मेजोरिटी के बारे में बात करते हैं तो केस समथिंग डिफरेंट। तो ये स्पेशल मेजोरिटी जो है ये 2 काइंड्स ऑफ स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है, एंड विच इज मेंशन इन आर्टिकल 368 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले क्या है? दोज वोटिंग in favor of the amendment bill should constitute at least half of the total strength of that house. तो मान लेते हैं हम सभी जानते हैं दैट हमारे लोकसभा में 543 टोटल स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो टोटल स्ट्रेंथ का हाफ जो है आपकी इस वोटिंग प्रोसीड्यूर में पार्टिसिपेट करने चाहिए। दो वोटिंग इन दी फेवर, जिन लोगों ने इसके फेवर में वोट किया है वो कितने होने चाहिए? वो कम से कम 272, ठीक है, हाफ होने चाहिए टोटल स्ट्रेंथ ऑफ दैट हाउस। सेकेंडली, द सपोर्टर्स ऑफ द अमेंडमेंट बिल, जो इस बिल को सपोर्ट करने वाले हैं, मस्ट ऑल्सो कंस्टिट्यूट 2/3 ऑफ दोज हु एक्चुअली टेक पार्ट इन वोटिंग। देखिए 543 इज द स्ट्रेंथ,
हम सभी जानते हैं। लेकिन क्या 543 मेंबर्स रेगुलरली प्रेजेंट होते हैं? नहीं होते हैं। तो कितने लोग प्रेजेंट हैं? मान लेते हैं कि 400 लोग मौजूद है, 400 मेंबर्स जो है प्रेजेंट है जिस दिन अमेंडमेंट बिल पर वोटिंग होने वाली है। तो 400 जो है, 400 का आपको कितना चाहिए? 400 का आपको चाहिए 2/3। 400 का आपको कितना चाहिए? 400 का आपको चाहिए 2/3। तो 2/3 कितना होगा 400 का? अराउंड 267 होगा। ठीक है, तो यहां कहा गया कि द सपोर्टर्स ऑफ द अमेंडमेंट बिल मस्ट ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट 2/3 ऑफ दोज हु एक्चुअली टेक पार्ट इन वोटिंग। तो 400 लोग मौजूद है, उनमें से उनके 2/3 जो है उस अमेंडमेंट बिल के सपोर्ट में जो है उन्हें वोट करनी चाहिए, तब जा करके ही इसे हम पास करेंगे, नहीं तो ये पास नहीं होगी। ठीक है, सो बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट जो है इसे सेपरेटली पास करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द अमेंडमेंट बिल देन देयर इज नो प्रोविजन फॉर अ जॉइंट सेशन। Okay, whenever we are talking about the amendment bill then there is no provision for the joint session, and for every amendment bill this special majority is required। जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना चाहते हैं तो हमें भाई ये 2/3 मेजोरिटी तो चाहिए, और साथ ही साथ बिल शुड कॉन्स्टिट्यूट फेवर में जो है एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ दैट हाउस होनी चाहिए। अगर नहीं हो तो वो बिल पास नहीं होगी। ठीक है, तो यहां पर कहा गया इन दी लोकसभा देयर आर 545, मैंने 543 को लेकर बताया, लेकिन एक्चुअली 545 मेंबर्स हैं, तो आपका 273 लोगों का सपोर्ट होना चाहिए, मिनिमम 273। एंड इवन इफ ओनली 300, और एक इंपॉर्टेंट बात, जैसे कि मैंने यहाँ पर 400 में आपको बताया, लेकिन एक चीज याद रखिए, इस 400 में भी हम एक देखते हैं कि 273 अगर नहीं आ रहा है, 267 जो है 2/3 मेजोरिटी हो गया, लेकिन अगर 273 नहीं है तो यह बिल पास नहीं होगा, यानी दोनों ही चाहिए। तो देयरफॉर एनी अमेंडमेंट मस्ट बी सपोर्टेड बाय अ मिनिमम ऑफ 273 मेंबर्स। इवन इफ ओनली, अगर मान लेते मैंने 400 लिया, 300 ले लेते हैं, मेंबर्स आर प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ वोटिंग, उस समय 300 का 2/3 तो अलग बात है, लेकिन हाफ आपके पार्लियामेंट के स्ट्रेंथ का हाफ यानी कि 273 लोगों का सपोर्ट होना चाहिए, चाहे वो 300 मेंबर मौजूद हो, चाहे 400 मेंबर्स मौजूद हो। ठीक है, सो ये दोनों ही जो है सिस्टम को आपको बोथ द हाउसेस में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास करनी पड़ेगी सेम प्रोसीजर में। और अगर मान लो किसी हाउस में ऐसे पास नहीं होता है तो कोई ज्वाइंट सेशन के लिए कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है। ओके, नो जॉइंट सेशन प्रोविजन फॉर द अमेंडमेंट बिल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी अमेंडमेंट बिल, अगर मान लो कि कोई गवर्नमेंट, वहां पर कोई पार्टी जिसकी गवर्नमेंट मेजोरिटी में हो, अगर उनकी गवर्नमेंट मेजोरिटी में हो तो ये बहुत आसान हो जाता है उन लोगों को पास करने के लिए। हाँ, अगर मान लेते हैं कि फुल मेजोरिटी अगर एकदम ना हो, कम हो और अपोजिशन बहुत स्ट्रांग हो, तब इसे पास करना बहुत ही मुश्किल होता है प्रेजेंट गवर्नमेंट के लिए, कंटेम्प्रेरी गवर्नमेंट के लिए। ओके, तो आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे कि 2 डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेशल मेजोरिटी। तो एक बार फिर बता देती हूँ कि पहले क्या चाहिए, कि पहले आपको ये ध्यान देना है कि जितने लोग मौजूद हैं, यानी जो टोटल स्ट्रेंथ है, अब मैं 545 को लेकर बता रही हूं कि 545 आपका टोटल स्ट्रेंथ है, तो इसका हाफ सपोर्ट होना ही चाहिए। ठीक है, सेकेंडली क्या है कि सपोर्टर्स, जिन लोगों ने अमेंडमेंट बिल में वोट किया सपोर्ट में, वो 2/3 आपका होना ही चाहिए, जो एक्चुअली प्रेजेंट है। मैंने बताया कि रेगुलरली सब कोई प्रेजेंट नहीं होते हैं सारे मेंबर्स, तो जिस दिन वोटिंग है हो सकता है उस दिन 300 लोग प्रेजेंट है, तो 300 लोगों के प्रेजेंट होने के बावजूद भी आपको हाफ ऑफ द स्ट्रेंथ को फुलफिल करना ही पड़ेगा सपोर्ट में, तब जाकर ही ये बिल पास होगी, अदरवाइज बिल पास नहीं होगी। एंड द सेम प्रोसीजर मस्ट बी फॉलोड इन बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, दैट इज इन द लोकसभा एंड राज्यसभा। एंड इफ इन वन हाउस इफ द बिल इज not passed, then there is no provision for a joint session in the matter of the amendment bill. Okay, now special majority plus consent of the legislature of the half the states, article 368। तो अब तक हमने बात किया स्पेशल मेजोरिटी की। तो स्पेशल मेजोरिटी
आपने समझ लिया। तो भाई अब स्पेशल मेजोरिटी के बाद अब एक बात ध्यान रखने की जरूरत है कि हमारे सिस्टम में फेडरल सिस्टम है और इस फेडरल सिस्टम में यूनियन गवर्नमेंट है प्लस स्टेट गवर्नमेंट है। तो स्टेट गवर्नमेंट को भी हमारे कंट्री के पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने का इक्वल राइट है। और इस प्रोविजन को लाने के पीछे एक ही रीजन था कि ये जो कंसेंट ऑफ द लेजिस्लेचर कि भाई जो यूनियन गवर्नमेंट है वो हर समय डिक्टेट ना करे स्टेट गवर्नमेंट को। तो आइए पहले इसे हम डिटेल में पढ़ते हैं। सो व्हेन एन अमेंडमेंट एम्स टू मॉडिफाई एन आर्टिकल रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, तो फेडरल सिस्टम है और यहाँ हमारे सिस्टम में क्या है, डिवीजन ऑफ पावर है। डिवीजन ऑफ पावर डिफरेंट 3 लिस्ट है, आप सभी जानते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में यूनियन लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में पावर है डिसीजन लेने का, स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है और कंकरेंट लिस्ट में बोथ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट बोथ हैव द पावर्स। तो दिस इज अबाउट द डिवीजन ऑफ पावर एंड दिस इज द डिवीजन ऑफ पावर व्हाई, बिकॉज वी हैव फेडरल सिस्टम। So that's why, so whenever an amendment aims to modify an article related to the distribution of powers between whom, between the state and the central government, or article related to the representation, it is necessary that the state must be consulted and that they give their consent. State को consult करने की जरूरत है और उन्हें भी permission देने की जरूरत है। And these provision respect what the states and gives them participation in the process of amendment, and at the same time ये भी ध्यान रखा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने that care is taken to keep this procedure somewhat flexible even in its more rigid format। तो ये तो बहुत ही रिजिड हो गया। मान लीजिए कोई भी एक ऐसा मैटर जब हम देखते हैं कि हाफ क्यों कहा, देखिए हमारे यहाँ पर कितने स्टेट्स है, हमारे यहाँ पर एट प्रेजेंट 28 स्टेट्स है इंडिया में, तो 28 का हाफ सपोर्ट चाहिए। इसे हाफ क्यों कहा गया, फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए, ठीक है, फ्लेक्सिबल बनाने के लिए। अगर मान लेते यहाँ भी 2/3 बोलते तो शायद बहुत सारे प्रोविजंस पास नहीं हो पाते, ठीक है। तो स्टेट लेजिस्लेचर वाले मैटर को फ्लेक्सिबल रखा गया है एंड दैट्स व्हाई द कंसेंट ऑफ ओनली हाफ ऑफ द स्टेट इज रिक्वायर्ड एंड सिंपल मेजोरिटी। और स्टेट में जब कोई भी कंसेंट इस तरह के अमेंडमेंट बिल से लेकर जब पास होती है तो वो केवल सिंपल मेजोरिटी जो है वो सफिशिएंट है, क्योंकि ऑलरेडी बोथ द हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा तो आपको अच्छे से पता है, दिस इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट। तो ऑलरेडी जब भी कोई मैटर जाता है, स्टेट रिलेटेड मैटर है, तो राज्यसभा का कंसेंट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब राज्यसभा में तो वो पास होगा ही स्पेशल मेजोरिटी के साथ, तो इसलिए बाकी सारे स्टेट्स में इसमें केवल हाफ ऑफ द स्टेट अगर सपोर्ट करती है तो ऑटोमेटिकली दैट अमेंडमेंट बिल बिकम लॉ और चेंजेस आ जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल सा प्रोसीड्यूर है। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। अब जाने कि ये कौन कौन से प्रोविजंस है विच बिकम द पार्ट ऑफ द कंसेंट ऑफ द स्टेट। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि जब भी दोनों ही पार्ट में यानी यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट, तब इन मैटर्स को डिस्कस करना बहुत जरूरी है। एंड एनी ऑफ द लिस्ट इन द 7th शेड्यूल में जो भी लिस्ट मेंशन किया गया है उसे जानना भी बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ इलेक्शन किसका, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो होता है उसमें स्टेट के मेंबर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, स्टेट के मेंबर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो स्टेट का परमिशन तो होना बहुत ही जरूरी है, स्टेट का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इंडिया इज अ रिपब्लिक वन, ठीक है, इंडिया रिपब्लिक है, इंडिया इज अ रिपब्लिक नेशन और हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड वन। तो भाई ऑब्वियसली सारे स्टेट का परमिशन उनसे रिलेटेड जरूरी है। और 7th शेड्यूल जो है यहाँ पर डिवीजन ऑफ पावर्स को मेंशन किया गया है। तो भाई जब भी हम डिवीजन ऑफ पावर के मैटर को डिस्कस करते हैं तो ऑब्वियसली स्टेट के कंसेंट को लेने की जरूरत जरूरी है अमेंडमेंट के टाइम पर, बिना स्टेट के, यानी कितने, हाफ का। अगर हमारे 28 स्टेट्स है तो 28 का हाफ कितना हो गया, 14 स्टेट का कंसेंट होना चाहिए, लेकिन ये एकदम सिंपल मेजोरिटी में
14 स्टेट्स में जो स्टेट असेंबली में ये पास होगी तो एकदम सिंपल मेजोरिटी से ये आप पास कर सकते हैं। इसमें बहुत डिफिकल्ट प्रोसीड्यूर नहीं है, क्योंकि डिफिकल्ट प्रोसीड्यूर ऑलरेडी लोकसभा एंड राज्यसभा में फॉलो कर लिया गया है। तो आई होप कि अमेंडमेंट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट रह जाते हैं स्टूडेंट तो आप जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। एंड एट लास्ट डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज शेयर दिस more and more. And thanks for watching this video and stay at home and please be safe. Okay, thanks once again.